का मुंह उपहास से भरा था। फिर से शुरुआत करना। लियो रोयान, तुम्हें क्यों लगता है कि हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? 5 साल पहले तुम बिना एक शब्द कहे विदेश चली गई थी। मैं तुम्हें ढूंढने विदेश गया था। मुझे लगा कि लियू परिवार तुम्हें अरेंज मैरिज के लिए मजबूर कर रहा है। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन नतीजा क्या निकला? तुम्हारे परिवार के अंगरक्षकों ने मुझे पुलिस स्टेशन फेंक दिया। मैंने 2 दिन भूखा रहा। उस समय तुम कहाँ थी? मेरे वापस आने के बाद मैं हर दिन रोता था। मेरा इतना वजन कम हो गया था कि मेरा वजन सिर्फ 40 किलोग्राम था। तब तुम कहाँ थी? लियू रुयान का चेहरा और पीला होता गया। उसने मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं कह सकी। तुम कहती हो कि तुमने सू हिंचन से तलाक ले लिया है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करनी चाहिए। मैंने उपहास किया। लियू रुयान, क्या तुम बहुत अधिक जिद्दी नहीं हो? मेरा समय तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए या तुम्हारे वापस आने का इंतजार करने के लिए नहीं है। अब मैं बहुत खुश हूं। कृपया तुरंत चले जाओ, वरना मुझे सुरक्षा को बुलाना पड़ेगा। उसने लाल आंखों के साथ भारी आवाज में पूछा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझे मूर्ख की तरह चक्कर काटते देखकर खुशी हो रही थी? क्या तुम्हें खुशी मिल रही थी? मैंने पहले ही शादी की तैयारी कर ली थी। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था और तुमने मेरी ईमानदारी का मजाक बना दिया। मैं शुद्ध क्रोध में हंसा। मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, मैंने कहा था, लेकिन तुमने बस मेरा विश्वास नहीं किया। बेटे ने सावधानी से बात की। पापा, क्या इस आंटी को फिर से कोई मानसिक समस्या है? लियू रोयान ने अचानक अपना आपा खो दिया। वह मुड़ी और दूसरी मंजिल की रेलिंग पर चढ़ गई। एक पैर ऊपर रखा और नीचे चिल्लाई, मोयान, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं यहां से कूद जाऊंगी। मैं ये गंभीरता से कह रही हूं। मेहमान तुरंत फट पड़े। कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ ने तस्वीरें लेने के लिए अपने फोन निकाल लिए। मेरा चेहरा बदल गया। फुयान ने तुरंत मेरे कंधे को थाम लिया। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। नीचे आओ। फुयान रैन ने उसे घूर कर देखा। उसका लहजा शांत था, लेकिन अधिकार वाला था। अगर तुम वास्तव में मोयान की परवाह करती हो तो यह हंगामा मत करो। उन्हें अपनी शादी शांति से पूरी करने दो। नहीं। लियू रुयान की आंखें लाल थीं। जब तक मुयान मेरे साथ नहीं चलेगा। ये कहने के बाद उसने आंखें बंद कीं और एक सुस्त आवाज के साथ नीचे कूद गई। वह मंच के नीचे कालीन पर गिरी। उसके घुटने तुरंत खून बहने लगे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वह उठी और मंच की ओर दौड़ी। मुयान, मेरे साथ चलो। सुरक्षा। फुयान, रैन ने ठंडे स्वर में कहा। सुरक्षा गार्ड, जो पहले से ही पास में इंतजार कर रहे थे, तुरंत आए और लियू रोयान को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने उसे उसकी दयनीय स्थिति में बिना किसी उतार चढ़ाव वाले लहजे में देखा। यूं रुयान, और परेशानी पैदा मत करो। यदि तुम मुझे बधाई देने आई हो तो मैं तुम्हारा आभारी हूं। यदि तुम परेशानी पैदा करने आई हो तो फू परिवार के सुरक्षा गार्ड मूर्ख नहीं हैं। लियू रुयान, उसे अकेला छोड़ दो। मेरे माता पिता अचानक भीड़ से आगे आए। मेरे पिता ने अचानक कहा, तुम मुयान को कब तक चोट पहुंचाती रहोगी? अंकल, मैं मुयान से प्यार करती हूं। सच में, मैंने सू जिन चेन से तलाक ले लिया है। मैं, लियू रुयान, समझाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तलाकशुदा। मेरी मां ने लाल आंखों और कांपती आवाज के साथ उसकी बात काट दी। उस साल तुम्हारे चले जाने के बाद मुयान हर दिन लिविंग रूम में तुम्हारी कॉल का इंतजार करता था। यदि उसे कॉल नहीं मिलती तो वह हवाई अड्डे पर तुम्हारा इंतजार करने जाता था। अंत में, खुद को रोक न पाने के कारण उसने तुम्हें विदेश में खोजने के लिए टिकट खरीदा। और क्या हुआ? जैसे ही वह शादी के रिसेप्शन पर पहुंचा, तुम्हारे परिवार के अंगरक्षकों ने उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया और पुलिस स्टेशन में फेंक दिया। वह 2 दिन और 2 रात भूखा रहा। वापस आने के बाद वह हर दिन अपने कमरे में बंद रहता था। वह खाता नहीं था। वह कंकाल की तरह पतला हो गया था। अंत में उसने नींद की गोलियां तक खा लीं। यदि जॉन रैन ने उसे समय पर नहीं खोजा होता और उसे अस्पताल नहीं ले गई होती तो आज तुम उसका चेहरा भी नहीं देख पाती। मेरी मां के आंसू गिरने लगे। अब उसकी एक पत्नी है, उसके बच्चे हैं। उसकी पत्नी तो एक बच्चे की गर्भवती भी है। वह एक शांत और स्थिर जीवन जीता है। लियू रुयान, यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा भी विवेक बचा है तो उसके जीवन को परेशान करना बंद करो। तुम दोनों का बहुत पहले ही अंत हो चुका है। सुरक्षा गार्ड लियू रोयान को घसीटते हुए बाहर ले गए। उसने संघर्ष किया और पीछे मुड़कर देखा। उसने फुयान रैन को नीचे झुककर अंगूठी उठाते देखा जो फर्श पर गिर गई थी। उसने इसे कोमलता से मेरी उंगली में पहनाया और फुसफुसाया, गुस्सा मत करो, ये इसके लायक नहीं है। मैं फुयान रैन की बाहों पर झुक गया और सिर हिलाया। वह दृश्य लियू रोयान के दिल में लगे चाकू जैसा था। उसे दम घुटने जैसा दर्द हो रहा था। होटल से बाहर फेंके जाने के बाद लियू रोयान सड़क पर बैठ गई। उसके घुटनों से खून अभी भी बह रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। यह वेडिंग प्लानिंग कंपनी का फोन था। श्रीमती लियू,
आप अभी तक क्यों नहीं पहुंची हैं? शादी की जगह पूरी तरह सजी हुई है। हम सिर्फ आपका और मिस्टर जियान का इंतजार कर रहे हैं। रद्द करो। लियो रुयान की आवाज भारी थी और उसमें गर्माहट की कमी थी। रद्द करो। लाइन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति दंग रह गया। श्रीमती लियो, ये वह शादी है जिसे आप 3 महीने से तैयार कर रही हैं। रद्द करना मतलब रद्द करना। लियो रोयान दहाड़ी और फोन को जमीन पर दे मारा। स्क्रीन चकनाचूर हो गई। जैसे उस वक्त उसका दिल वह बिजली के खंभे पर टिक गई। उसका दिमाग जियान की मां के शब्दों से भरा था। ये दृश्य उसके दिमाग में बार बार चलने वाली फिल्म की तरह थे। हर दृश्य में उसे इतनी चोट पहुंच रही थी कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। थोड़ी देर बाद फोन फिर बज उठा। ये उसकी मां का फोन था। उसका फोन लगभग टूट चुका था। उसने जवाब देने के लिए स्क्रीन स्लाइड की। रोयान, शादी कैसी रही? मोयान ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया है ना? मां मत पूछो। लियो रोयान का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। अगर उस समय तुम लोगों की वजह से नहीं, सू जिन चुन के साथ मेरी शादी के कारण, तो मैंने मुयान को कैसे खो दिया होता। अब वह किसी और से शादी कर रहा है और उसके बच्चे हैं। क्या तुम लोग संतुष्ट हो? मजबूर करना। लियू मां दंग रह गई। फिर थोड़ी नाराजगी के साथ, रोयान, हमने तुम्हें कब मजबूर किया? क्या यह तुम खुद नहीं थी जिसने उस समय कहा था कि तुम सू जिन चुन से शादी करना चाहती हो? तुमने कहा था कि सू परिवार हमें विदेश में बसने में मदद कर सकता है। हम तुम्हें रोक नहीं सके। मैंने खुद ऐसा कहा था। लियू रोयान दंग रह गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने ऐसा कैसे कह दिया? मां, मुझसे झूठ मत बोलो। उस समय आप लोगों ने साफ कहा था कि अगर मैंने सूजिन चुन से शादी नहीं की तो आप मुझे मुयान से मिलने के लिए देश वापस नहीं आने देंगी। हमने ये बातें कब कहीं? पिता की आवाज फोन के दूसरी तरफ कुछ गुस्से के साथ आई। रुयान, क्या तुम पागल हो गई हो? उस समय हमने तुम्हें मुयान के साथ मिलजुल कर रहने की सलाह भी दी थी। तुम ही थी जिसने नहीं सुना। तुमने सू हिन चुन से शादी करने पर जोर दिया। अब मुयान किसी और से शादी कर रहा है और तुम हमें दोषी ठहरा रही हो। लियू रुयान ने फोन काट दिया। उसका दिमाग उथल पुथल था। उसकी मां ने जो कहा वह सू हिन चुन की कही बातों से पूरी तरह अलग था। क्या उस समय जो हुआ वह उसके माता पिता ने मजबूर नहीं किया था? तो सू जिन चुन झूठ क्यों बोलेगा? लियू रुयान ने अपने घावों को नजरअंदाज किया। सीधे सू जिन चुन के घर गई। उसने दरवाजा खोला, लियू रुयान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रुयान, तुम कैसे आ गई? मुयान ने तुम्हारे साथ सुलह कर ली? मुझे लगा कि तुम्हें आधी रात तक उसे मनाना पड़ेगा। लियू रुयान उसे ठंडी आंखों से घूरती रही। सू जिन चुन, जब मैंने तुमसे शादी की थी तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी मां ने कहा कि उस समय उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया था, कि मैं खुद तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने ये शब्द कभी नहीं कहे थे। सू जिन चुन एक पल के लिए दंग रह गया और तुरंत उसकी आंखें लाल हो गईं। रुयान, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या उस समय हम दोनों के पास विकल्प नहीं थे? तुम भूल गई हो। उस समय तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे अंकल इस बात से सहमत नहीं थे कि तुम मोयान के साथ रहो, और उन्होंने जोर दिया कि तुम सुविधा के लिए मुझसे शादी करो, वरना वे तुम्हारी आय का स्रोत काट देंगे और मैं कभी अपने देश वापस नहीं आ पाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे अंकल से निपटने में मदद करने के लिए तुमसे शादी की थी। उसने लियू रुयान की आस्तीन पकड़ ली और आंसू गिरने लगे। मैं एक पुरुष के रूप में शादी की और जल्दी से तुमसे तलाक ले लिया। अब हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। मुझे इससे क्या हासिल हुआ? क्या मैं तुम्हें भाई नहीं मानता? क्या मैं मदद करना चाहता था? लियू रोयान ने उसकी नाराजगी वाली अभिव्यक्ति को देखा और उसका संदेह फिर से डगमगाने लगा। उसने आह भरी, मुझे माफ करना, मुझे तुम पर संदेह नहीं करना चाहिए था। शायद मुझे गलत याद है। कोई बात नहीं। मुझे पता है कि अभी तुम कंफ्यूज्ड हो। सूजिन चुन ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपकी दी। अगर तुम अभी भी मुयान के साथ फिर से सुलह करना चाहती हो तो मैं एक सॉल्यूशन सोचने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। क्या तुम उस समय मेरे भाई जैसी नहीं थी? मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। लियो रुयान ने सिर हिलाया, मुड़ी और चली गई। उसके मुड़ते ही सू जिन चुन की आंखों में एक अजीब सी विकेडनेस चमक उठी। लियो रुयान घर वापस आई और बिस्तर पर लेट गई। वह करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने जियान मुयान के बारे में सोचा। उसने जो कुछ भी उससे कहा था उसके बारे में सोचा। उसे बहुत डिस्ट्रेस फील हो रहा था, मानो उसके दिल में कुछ अटक गया हो। उसने वीचैट खोला और एक फेक अकाउंट का यूज करके जियान मुयान को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसने उसके मोमेंट सेक्शन में चेक किया। वह उसकी डेली लाइफ से भरा हुआ था। पहली फोटो में फुयान रैन सिक्सी के साथ ब्लॉक से खेल रही थी। दूसरी फोटो फुयान रैन की थी जो उसके लिए स्ट्रॉबेरी छील रही थी। तीसरी फोटो उनकी पूरी फैमिली की थी। लियो रोयान इन फोटो को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू छलक आए।
उसे वे साल याद आए। उसने भी उस समय जियान मुयान से कहा था कि वह उसे बीच पर वेकेशन के लिए ले जाएगी, वह उसके साथ बच्चे पालेगी, लेकिन उसने इनमें से कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। जितना ज्यादा वह देखती उसका दिल उतना ही ज्यादा दुखता। उसने वी चैट बंद कर दिया। उसने तुरंत किसी को उन सालों में जो कुछ हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। 2 दिन बाद असिस्टेंट उसके पास डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल लेकर आया। प्रेसिडेंट लियू, हमें सब पता चल गया है। उस समय सू फैमिली ने ही देश में लियू फैमिली की इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने की प्लानिंग की थी और बूढ़े पति पत्नी को विदेश जाने के लिए मजबूर किया था। सू जिन चुन ने बूढ़ी महिला के टेक्स्ट मैसेज फेक बनाए थे और उन सभी मैसेजेस को भी इंटरसेप्ट लिया था जो आप मिस्टर जियान को भेजती थीं, जिसमें वह सब भी शामिल था जो आप उस समय मिस्टर जियान को बताना चाहती थीं। असिस्टेंट ने डॉक्यूमेंट्स उसे पकड़ा दिए। यहाँ मिस्टर सू की फोन पर हुई उन बातचीत की रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिनमें वे मेंशन कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने आपको धोखा देने और आपको और मिस्टर जियान को अलग करने की प्लानिंग की थी। लियू रोयान ने डॉक्यूमेंट्स लिए। उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि सू जिन चुन हमेशा उससे कहता था, रोयान, हम दोस्त हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करना अच्छा लगता है, मुझे ये कोई परेशानी नहीं लगती। अंत में सब कुछ झूठ था। वह शुरू से ही उसे धोखा दे रहा था। लियू रोयान का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। उसने अपनी कार की चाबियां लीं और सू हिंचन के घर की ओर निकल गई। सू का घर खाली था। उसने सू हिंचन को फोन किया। किसी ने फोन नहीं उठाया। उसे वह बार याद आया जहां सू हिंचन अक्सर जाया करता था, इसलिए वह गाड़ी चलाकर उस बार में गया। रोशनी मध्यम थी और संगीत तेज था। लियू रोयान ने एक कोने में सौ हिंचेन को देखा। वह एक अनजान महिला की गोद में लेटा हुआ था, शराब का गिलास पकड़े हुए था और लड़खड़ाती आवाज में बात कर रहा था। उस अनजान महिला को करीब से देख रहा था। उसकी भौहें और आंखें 80% मिलती जुलती थीं। एक घृणित समानता। लियू रुयान, वह मूर्ख, अभी भी सोचती है कि मैं उसे अपना भाई मानता हूं। मैं 5 साल से उसके साथ हूं। मुझे नहीं लगता कि उसे मेरे द्वारा धोखा महसूस नहीं हुआ होगा। हियन मुयान पहले से ही शादीशुदा है। देर सवेर वह मेरा होगा। तो क्या हुआ अगर वह तलाक ले ले? तो क्या हुआ अगर वह मुझे पसंद नहीं करता? सिर्फ मैं ही उसके प्रति सच्ची हूं। लियू रुयान थोड़ी दूर पर खड़ी थी। उसकी बातें सुन रही थीं। उसका दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे जोर से मारा गया हो। दर्द इतना तीव्र था कि वह मुश्किल से ही खड़ा रह पा रहा था। वह उस पर झपटा सो हिंचे को एक झटके के साथ अलग किया, उसे दीवार पर दे मारा। खून तुरंत बह निकला। सू हिंचन, तुम मुझसे हर समय झूठ बोल रहे थे। सू हिंचन ने धुंधली आंखों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रुअन, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे घर ले जाने आए हो? चुप रहो। लियू रुयन गुस्से में चिल्लाया। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। सो हिंचन, तुम नीच हो। जब तुम जागोगे तो तुम अपनी गलतियों की कीमत चुकाओगे। वह मुड़ा और बार से बाहर निकल गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, जान मुयान के पास जाओ और चीजें स्पष्ट रूप से समझाओ। उसे माफी मांगने के लिए कहो। लियू रुयान गाड़ी चलाकर उपनगरों के विला में गया। बहुत देर हो चुकी थी। विला की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। खिड़की के माध्यम से अंदर का एक गर्म दृश्य देखा जा सकता था। फुयान रान न्यानजी के साथ था। लिविंग रूम में कार्टून देख रहा था। जियान मुयान पास के सोफे पर बैठा था और समय समय पर उन्हें देख रहा था। उसके होंठों पर एक सौम्य मुस्कान थी। बच्चा 1 मिनट में 10 बार पापा कह रहा था। हर बार जियान मुयान कोमलता से जवाब दे रहा था, पापा यहां हैं। न्यानजी, आज्ञाकारी बनो, मां को परेशान मत करो। कोई बात नहीं, मुझे न्यानजी पसंद है। बहादुर बनो ताकि भविष्य में तुम्हें कोई बुरी महिला धोखा न दे सके। जान मुयान के होंठों पर मुस्कान जम गई। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। उसका लहजा गंभीर हो गया। हाँ, ताकि तुम्हें कोई बुरी इंसान धोखा न दे सके। मेरा बेटा भविष्य में अपनी मां जैसी ही एक परफेक्ट महिला ढूंढेगा। लियू रुयान के दिल में एक चुभता हुआ दर्द महसूस हुआ। जिस हाथ से दरवाजा छूना था वह हवा में ही रुक गया, लेकिन उसे नीचे करने की ताकत नहीं थी। हाँ, अब वह उसके लिए एक बुरी इंसान है। वह एक झूठी है, एक पागल है, लेकिन वह एक प्रेमिका नहीं है। वह उसके खूबसूरत जीवन की एकमात्र विफलता है। उसे वे साल याद आए, वे पल जो उसने हियन मुयान के साथ बिताए थे। वे मधुर यादें अब तेज चाकू में बदल गई थीं, जो उसे बेरहमी से काट रही थीं। हवा ने जमीन से गिरी हुई पत्तियों को उठा लिया। लियू रुयान एक खोई हुई, लाचार और निराश बच्ची की तरह दरवाजे पर झुक गया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। नी अचानक खांसते हुए दरवाजे की तरफ देखा। जब मैं मुड़कर देखने गया तो उस जगह पर केवल गिरी हुई पत्तियां थीं। उस रात मैंने दरवाजे की खाली सीढ़ियों को देखा, केवल हवा से उड़ती हुई गिरी हुई पत्तियां। मेरे दिल में कोई लहर नहीं थी। जानरान न्यानजी को गोद में लिए हुए आया, जो पहले ही सो चुका था। उसने धीरे से पीछे से मेरी कमर घेर ली।
उसने अपनी ठुड्डी मेरे कंधे के मोड़ पर टिका दी। उसकी आवाज नरम और मीठी थी, अभी अभी जागने की भारीपन के साथ। बाहर बहुत हवा चल रही है, अंदर आओ, सर्दी न लग जाए। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरी उंगलियों के पोरों ने उसके हल्के उभरे हुए पेट को छुआ। वहां हमारा दूसरा बच्चा बढ़ रहा है। मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। 5 साल पहले मुझे लगा था कि मेरा जीवन कीचड़ में सड़ गया है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे बाहर निकाला। धीरे धीरे उसने मुझे फिर से जोड़ दिया। उसने मुझे एक असली घर दिया। अगली सुबह नियांजी अपनी छोटी चप्पल पहनकर मेरे बिस्तर पर कूद पड़ा। उसका छोटा सिर मेरी बांह के खिलाफ रगड़ा और उसने बचपन की आवाज में चिल्लाया, पापा जल्दी उठो, मां ने तुम्हारे लिए आधे उबले अंडे तैयार किए हैं। अगर तुम नहीं उठे तो मैं उन्हें खा जाऊंगा। मुस्कुराते हुए मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने उसके नरम और कोमल गालों को दबाया। छोटे पेटू, कल रात जब पेट में दर्द हुआ था तो किसने 2 आइसक्रीम खाई थी? नियंजी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। वह मेरी बाहों से बाहर निकला। उसने जे राण का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। मां, पापा मुझे परेशान कर रहे हैं, जे। राण मुस्कुराया और उसके बाल बिखेर दिए। उसने मेरे हाथ में गर्म दूध दिया। उसकी आंखें एक ऐसी मिठास से भरी थीं जो फीकी नहीं पड़ती थीं। उसे गर्भवती हुए बमुश्किल 3 महीने हुए हैं। सुबह की बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला है, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए नाश्ता तैयार करने के लिए हर दिन जल्दी उठती है। वह घर में सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित रखती है। मैंने दूध लिया और अपनी बांह से उसकी कमर घेर ली। उसे अपनी छाती पर टिका दिया। मैंने कहा था कि तुम्हें जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूं। क्या होगा अगर तुम थक गई? ठीक है, जे। रान ने ऊपर देखा और आंखों में मुस्कान के साथ मुझे देखा। मैं तुम्हारे और नियांजी के लिए खाना बना सकती हूं। मैं खुश हूं। ये दिन शांत और गर्म है। यह एक ऐसी खुशी है जिसकी मैं 5 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। नियांजी को किंडरगार्टन छोड़ने के बाद मैं कंपनी गया। असिस्टेंट ने अभी अभी मेरे डेस्क पर दस्तावेज रखे थे और उसने सर्कल की हालिया घटनाओं का उल्लेख करने का अवसर लिया। हैंसन, सू परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। असिस्टेंट का लहजा इस्तीफे भरा था। लियोन ने सबूत पेश किए कि सौ जाबेई ने लियू परिवार के राष्ट्रीय उद्योग को दुर्भावनापूर्ण रूप से हड़पने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर किया था। धोखाधड़ी का एक अकाट्य सबूत। अब सू परिवार की कंपनी दिवालियापन के कारण परिसमापन में है। सो जिंचन को 7 साल की सजा सुनाई गई है। कल ही वह अंदर गया। मैंने भौहें सिकोड़ी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सो जिंचन जैसा व्यक्ति जो सब कुछ कैलकुलेट करता है, उसने 5 साल तक लियू रुयान को धोखा दिया और अंत में उसे यह नतीजा मिला। यह शुद्ध काव्यात्मक न्याय है, असिस्टेंट ने जोड़ा। मैंने सुना है कि सौ जिंचे के अंदर जाने से पहले उसके सभी सतही दोस्त भाग गए। उसने लियोन से दया की भीख मांगी, लेकिन लियोन ने उसे मिलने भी नहीं दिया। और जो पहले वाली थी, वह महिला जो लियोन जैसी दिखती थी, वह थोड़े बहुत बचे हुए पैसे लेकर भाग गई। कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। अब वह अंदर अच्छा समय नहीं बिता रहा है। उसने पहले कई लोगों को नाराज किया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वह पूरी तरह टूट चुका है। मैंने कहा, मैंने सौ जिन चेन के भाग्य के बारे में और नहीं पूछा। उसने खुद इसे चुना। वह मेरे ध्यान का एक अंश भी नहीं पाने के योग्य है। इसके बजाय लियू रुयान के सर्कल के लोग कहते हैं कि वह पूरी तरह बदल गई है। पहले वाली लियू रुयान असाधारण और गर्वित थी। वह जहां भी जाती थी आकर्षण का केंद्र होती थी, हमेशा भीड़ में सबसे चमकदार। अब वह शायद ही कभी सामाजिक कार्यक्रमों में दिखाई देती है और उसने लियू परिवार के अधिकांश उद्योग अपने माता पिता को प्रबंधन के लिए सौंप दिए हैं। वह शहर के दक्षिण में उस छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती है, छोटे अपार्टमेंट में जहां हम साथ रहते थे, लगभग बाहर निकले बिना। पहली बार जब मैं उससे टकराया, वह तब था जब मैं जान रान को उसके प्रसव पूर्व जांच के लिए ले गया था। उस दिन जान रान ने अभी अभी अल्ट्रासाउंड कराया था। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बहुत स्वस्थ है। मैं अल्ट्रासाउंड पकड़े हुए था, उस छोटे से उभार को देख रहा था और कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। मैंने ऊपर देखा और लियू रुयान को हॉल के अंत में देखा। वह बहुत दुबली हो गई थी। उसके गाल धंस गए थे, लंबे बाल जिन्हें वह हमेशा बेदाग रखती थी। उसने उसे लापरवाही से पीछे की तरफ बांध रखा था। उसने एक स्वेटशर्ट और धुले हुए फीके जीन्स पहन रखे थे। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। वह हमें खाली नजरों से देख रही थी। जब उसने मुझे देखते हुए देखा तो उसने एक डरे हुए खरगोश की तरह प्रतिक्रिया दी। वह अचानक मुड़ी और लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गई। जान रान ने मेरी नजरों का पीछा किया और धीरे से मेरा हाथ दबाया। ये सुश्री लियू हैं। मैंने सिर हिलाया और नजरें हटा लीं। मैंने सावधानी से अल्ट्रासाउंड को मोड़ा और उसे अपने बैग में रख दिया, जबकि मैं उसे बाहर ले गया। उस पर ध्यान मत दो, चलो घर चलते हैं।
जान रान मुस्कुराया और कुछ और नहीं पूछा। वह कभी भी लियू रुयान के बारे में मुझसे नाराज नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि उसे परवाह नहीं थी, बात यह थी कि वह मुझ पर काफी भरोसा करती थी और मुझे काफी समझती थी। मुझे अतीत को पीछे छोड़े हुए काफी समय हो गया था। मेरा वर्तमान और भविष्य केवल वह और बच्चा है। बाद में मैंने अंकल वॉन्ट से सुना कि लियू रुयान कई बार हमारे पड़ोस में आई है। वह हमेशा प्रवेश द्वार पर खड़ी रहती थी, दूर से नियांजी को आंगन में खेलते हुए देखती थी। वह कभी भी करीब आने की हिम्मत नहीं करती थी। एक बार नियांजी एक पतंग के साथ बाहर भागा और लगभग उससे टकरा गया। वह डरे हुए नियांजी की पतंग उठाई और कांपती आवाज में उससे कहा, मुझे माफ करना, और जल्दी से भाग गया, जैसे कि उसे डर था कि कोई उसे देख लेगा। मैंने सुना और बस धीरे से कहा कि मैं जानता था। मैंने कुछ और नहीं कहा। सर्कल के कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि लियू रुयान हर दिन हमारी पुरानी तस्वीरों को गले लगाकर रोती है। वह उन सभी जगहों पर गई जहां हम अक्सर साथ जाते थे। समुद्र के किनारे का फार्म हाउस, पहाड़ की चोटी पर बना व्यूइंग प्लेटफॉर्म, यहां तक कि पुराने नूडल रेस्तरां में भी जहां हम स्कूल जाते समय जाया करते थे। वह पूरी दोपहर नूडल रेस्तरां में बैठी रही। उसने नूडल्स के 2 कटोरे मंगवाए जिन्हें वह प्यार करती थी। एक कटोरा उसने सामने रखा और उसे नहीं छुआ। उसने खुद का भी ज्यादा नहीं खाया। सभी आंसू सूप के कटोरे में गिर गए। आखिरकार उसे अपने पछतावे का एहसास हुआ। उसे पछतावा हुआ कि उस समय उसने बिना एक शब्द कहे विदेश जाने का फैसला किया। उसे पछतावा हुआ कि उसने मुझे अकेला, डरा हुआ और दुखी छोड़ दिया। उसे पछतावा हुआ कि उसने 100 झिंचे की बकवास पर विश्वास किया। उसे पछतावा हुआ कि उसने अपने हाथों से उस व्यक्ति को दूर धकेल दिया जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। जब वह अंततः धोखे से मुक्त हो गई और पीछे मुड़कर देखा, वह अब एक ही जगह पर इंतजार नहीं कर रहा था। लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई गोली नहीं है। सप्ताहांत पर मैं जान रान और नियांजी को छुट्टी मनाने के लिए समुद्र तट पर ले गया। नियांजी समुद्र तट पर नंगे पैर भागा। उसने रंगीन सीपियों का ढेर इकट्ठा किया। उसने कहा कि वे उसकी होने वाली बहन के लिए हैं, ताकि वह सबसे सुंदर हार पहन सके। जान रान धूप छाता के नीचे बैठा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया, उसके लिए बीज रहित अंगूर छिले और उन्हें एक एक करके खिलाया। समुद्र की हवा धीरे धीरे नमकीन सांस के साथ चल रही थी। गर्म और सुखद सूरज हम पर चमक रहा था। हवा भी मीठी थी। नियांजी भागा और मेरी बाहों में कूद पड़ा, अपने हाथ में सबसे बड़ी सीप पकड़े हुए। पापा देखो, ये सीप माँ के लिए बहुत सुंदर है। मैंने मुस्कुराते हुए सीप ली और उसे जान रान को दी, और बच्चे खुशी से मुस्कुरा रहे थे। मेरा दिल शांति से भरा था। जान रान मेरे कंधे पर टिका और धीरे से कहा, कितना अच्छा है। मैंने अपना सिर झुकाया और उसके माथे को चूमा। मैंने उसका हाथ दबाया। तुम्हारे साथ मेरे बगल में कोई भी जगह अच्छी है। जहां तक लियू रुयान की बात है, उसका पछतावा, उसका दुख, उसके आंसू का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपना जीवन खुद चुना है। अच्छे या बुरे के लिए उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे जीवन में बहुत पहले से उसके लिए कोई जगह नहीं है। मेरी कोमलता, मेरा पक्षपात, मेरे बाकी जीवन का मैं उन्हें केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चों, इस व्यक्ति को दूंगा जिसने मुझे एक घर दिया है। जब सूरज ढल रहा था, नियांजी ने जान रान और मेरा हाथ पकड़ा और हमने एक के बाद एक पैरों के निशान छोड़े जो दूरी तक फैल गए थे। मेरे बगल में जान रान को देखते हुए, आंखों को सिकोड़कर मुस्कुराते हुए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, ऐसे ही पूरी जिंदगी है।